ऑडियो क्रमांक 2, बुक कोड H_PN_06। पुस्तक का नाम गृहस्थ जीवन एक तपोवन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विवाह वयस्क होने पर ही हो। विवाह किस आयु में करें, इस संदर्भ में विचार करने से पूर्व यह देखना होगा कि मनुष्य को स्वाभिमान और सही तरीके से जीना है तो उसे किन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। स्वास्थ्य सबसे पहली आवश्यकता है। उसी के आधार पर चैन से जिया जा सकता है, साथियों को चैन से रहने दिया जा सकता है। स्वस्थ मनुष्य श्रम करता है, आजीविका उपार्जित करता है। स्वावलंबन उसी के लिए संभव है जो निरोग है, शरीर से स्वस्थ हृष्टपुष्ट है, पूरी आयु भी उसको मिलती है। अपने बच्चों के का शुभचिंतक होने की बात को प्रमाण देकर सिद्ध करना पड़ता है, अन्यथा शत्रुता निभाने वाला भी अपने को शुभचिंतक कह सकता है। पुत्री के शुभचिंतक वे ही माने जा सकते हैं जो उसे स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी और सद्गुणी बनाने के लिए समुचित परिश्रम करे। आहार विहार के औचित्य के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि बच्चों का ब्रह्मचर्य परिपक्व होने तक सुरक्षित रहे। कच्ची आयु में छेड़छाड़ करने से शरीर ऐसा हो जाता है जैसा रस निचुड़ जाने के उपरांत बचा हुआ नींबू का छिलका। यह तथ्य लड़की और लड़के दोनों पर समान रूप से लागू होता है। नटखट लड़के पेड़ों का गोंद निकालने के लिए उनमें खोद कर गड्ढे बना देते हैं। गोंद निकलने लगता है और पेड़ सूखने मुरझाने लगता है। बाल विवाह के उपरांत आमतौर से वर वधू काम क्रीड़ा करने लगते हैं। अपरिपक्व शरीरों से ऐसी छेड़छाड़ उन्हें कमजोर बनाती है, जीवनी शक्ति घटाती है। कोई बड़ा पुरुषार्थ करने योग्य, परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने योग्य नहीं रहने देती। विवाह का अर्थ ही काम क्रीड़ा की छूट माना जाता है। अल्पवयस्क वर वधू वैसा आचरण करने लगे तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं, वरन बराबर वाले तथा मजाक कर सकने के रिश्ते वाले उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, उपेक्षा दिखाने पर भर्त्सना करते हैं। लड़कियों की यह विशेषता है कि वे छोटी आयु में बहुत जल्दी गर्भिणी हो जाती हैं। अमेरिका में सहशिक्षा का प्रचलन है। वहाँ लड़की लड़के यौनाचार को भी बहुत बुरा नहीं मानते। फलस्वरूप 14 से लेकर 17 वर्ष की आयु में 1/3 छात्राएं गर्भवती हो जाती हैं। यह नियम सर्वत्र लागू होता है, अपने देश में भी। बाल विवाह वाली लड़कियां 16 वर्ष से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं, जबकि शारीरिक दृष्टि से परिपक्व होने की उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऐसी लड़कियों की वृद्धि रुक ही जाती है। उनके रक्त मांस में से ही एक नया प्राणी बनना शुरू हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ उस समय तक कमाया था उसका महत्वपूर्ण भाव छिन जाना। प्रसव पीड़ा में कोमल अंग क्षत विक्षत हो जाते हैं। फलतः आजीवन उन्हें जननेंद्रिय संबंधी बीमारियों का शिकार रहना पड़ता है। साथ ही अपच, सिर दर्द, रक्ताल्पता जैसे रोग घेर लेते हैं। जो काम करते हैं वह अशक्ति के रहते जिस तिस प्रकार हो पाता है। दूध कम निकलने से ऐसे बच्चों की मृत्यु भी अधिक होती है और बच्चे मरते ही नया गर्भ फिर पेट में आ जाता है। देखा गया है कि 20 वर्ष पहुंचते पहुंचते कई लड़कियां 3-4 बच्चों की माता बन चुकी होती हैं। इससे बच्चे दुबले पतले रहते ही हैं, माता का भी कचुमर निकल जाता है। वे भरी जवानी में बुढ़ापे के लक्षणों से घिर जाती हैं, बीमारियों से घिरी रहती हैं और कराहते घिसटते ज्यों-त्यों समय बिताती हैं। अकाल मृत्यु मरती भी हैं, कितनी ही तो प्रसव पीड़ा में ही दम तोड़ देती हैं। वह बाल विवाह का ही दुष्परिणाम है जिसे संपन्न करते हुए अभिभावक मोद मनाते हैं। सच पूछा जाए तो इस प्रकार की सिसकती मौत के मुंह में धकेल देने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिसे वे न जानते हैं और न मानते हैं। शिक्षा के लिए भी तो समय चाहिए। मैट्रिक को यदि शिक्षा का मध्यवर्ती स्तर माना जाए
तो वहां तक पहुंचने के लिए शहरी लड़कियों को न्यूनतम 16 और ग्रामीण लड़कियों को 18 वर्ष लगने चाहिए। शिक्षा की उपयोगिता स्वास्थ्य से कम नहीं। मानसिक स्वास्थ्य विकास के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। अशिक्षित महिलाएं न बच्चों को सुयोग्य बना सकती हैं और न जीवन विकास के लिए आवश्यक विषयों से परिचित हो पाती हैं। अशिक्षित को कूपमंडूक के अंधे की उपमा दी जाती है, जो बहुत हद तक सही भी ठीक भी है। वे बाजारू खरीद फरोख्त, व्यापार, नौकर, राजकीय झगड़े, झंझट आदि हर महत्वपूर्ण कार्य में अपने को असहाय, असमर्थ पाती हैं। शिक्षा का स्वावलंबन से भी गहरा संबंध है। ऊंची नौकरी के लिए शिक्षा होना अनिवार्य है, अन्यथा शारीरिक श्रम की ही कोई मजदूरी करके तंगी के दिनों में परिवार का पोषण करना पड़ता है। कई बार तो घर से बाहर जाने का प्रतिबंध इस प्रकार की आजीविका कमाने में भी बाधक बन जाता है। पर शिक्षित महिलाएं इस प्रकार के बंधनों को स्वीकार नहीं करती और घर बाहर जहां भी रोजी रोटी की गुंजाइश मिलती है उससे अपने घर परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। किंतु जिन लड़कियों को छोटी आयु में ही बाल विवाह के शिकंजे में कस दिया गया, उनके लिए न तो स्वस्थ रहना संभव है, न शिक्षित बनने के लिए आवश्यक समय मिलना। छोटी उम्र में तो चिट्ठी पत्र लिखना जितना ही पढ़ पाती हैं, ससुराल में पढ़ने का प्रयत्न करने पर उन्हें दुत्कारा जाता है। पढ़ना तो बाप के घर ही संभव है, ससुराल में तो दिन भर काम करना पड़ता है। फिर जिस घर में अशिक्षा का साम्राज्य है, वहां नई वधू को पढ़ने में छूट देने में अन्य महिलाओं की हेठी हो जाती है। पिछले दिनों अभिभावक, अध्यापक बच्चों को उन विषयों की शिक्षा देते थे जो उनके व्यक्तित्व को विकसित करे। शालीनता, सुसंस्कारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूपरेखा बताए, सद्गुणों का महत्व महात्म्य समझाए और सुसंस्कारों के आधार पर उपलब्ध होने वाली गरिमा को हृदयंगम कराए। वस्तुतः उसी को शिक्षा कहा जाता है जिसके आधार पर चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को शालीनता से संपन्न किया जा सके। यह व्यक्तिगत परामर्श और अभ्यास का विषय है। इसके लिए प्रश्नोत्तर शैली पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार व्यावहारिक अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति व्यवहार में सभ्य और दृष्टिकोण में सुसंस्कृत बन सके। यही शिक्षा का मूलभूत आधार भी है। सामान्य ज्ञान की विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़कर भी समझा जा सकता है। जो जीवन व्यवहार में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी का समावेश कर सके, उसी को सद्ज्ञान कहा जाता है। यह सब आवश्यक तो लड़के के लिए भी है, पर लड़कियों के लिए तो अनिवार्य ही है, क्योंकि उन्हें पितृगृह में स्नेह और ससुराल में सम्मान इसी आधार पर उपलब्ध होता है। सर्वत्र गुणों की ही पूजा होती है। किसी का समुन्नत बनना, प्रगति पथ पर अग्रसर होना इसी बात पर निर्भर है कि उसे संस्कारिता को समझने, अपनाने और व्यवहार में उतारने का कितना अवसर मिला। प्राचीन काल में भारत की नारियां इसीलिए देवी की उपमा से विभूषित होती थीं कि उनके व्यक्तित्व में देवत्व का, वर्चस्व का अनुपात असाधारण मात्रा में भरा रहता था। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक सिखाया और अभ्यास कराया जाता था। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती थीं, वे घर की रानी बनकर रहती थीं, गृह लक्ष्मी कहलाती थी। यह सब अनायास ही हो जाता था, पर इसके लिए उन्हें बचपन और किशोरावस्था को पूरी तरह अभ्यास के लिए नियत निर्धारित रखना पड़ता था। समय भी काफी लगता था। इस परीक्षा में खरे सोने की तरह उत्तीर्ण होने के उपरांत ही उनके विवाह की चर्चा चलती थी। ऐसा घर वर ढूंढा जाता था जहां रूप श्रृंगार को नहीं, सद्गुणों को पहचाना, ढूंढा और सम्मानित किया जाए। किंतु आज की स्थिति ही बदल गई। बचपन से ही विवाह होने लगे। ऐसी दशा में उन्हें स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा संचय तक का जब अवसर नहीं, तो फिर सुसंस्कारिता के अभिवर्धन अभ्यास के लिए समय कहाँ से मिले। गुड़ियों से खेलने और झूले पर झूलने वाली बच्चियों को जब विवाह के बंधन में हाथ पैर बांधकर
कर दिया जाता है तो वे अपने आप को दीन, हीन, असहाय, असमर्थ के अतिरिक्त और क्या कुछ अनुभव कर सकती हैं। लड़कों के लिए यह गुंजाइश है कि घर में अथवा समाज में जहाँ कहीं रहे वहाँ से जानकारियाँ बढ़ाते रहे, अनुभव संपादित करते चले। इस प्रकार उनके ज्ञान भंडार में बढ़ोतरी होती रहे। किंतु विवाह के उपरांत लड़कियों के लिए सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। वे पितृगृह से ससुराल और ससुराल से पितृगृह आती जाती रहती हैं। बहुत हुआ तो किसी विवाहोत्सव, मेले ठेले या तीर्थ यात्रा में चली गई। इससे स्थान बदलने का पर्यटन मनोरंजन तो हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि वहां से कुछ ऐसा ज्ञान संपादन करके अपने उस ज्ञान भंडार को बढ़ा सके, ऐसा ज्ञान भंडार जो उसके व्यक्तित्व विकास या पारिवारिक उत्कर्ष के काम आए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बचपन में विवाह से पहले जो कुछ उन्होंने सीखा था उसी पूंजी पर उन्हें सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी। स्वास्थ्य जो माता पिता के घर से आया था उसकी आयु के हिसाब से स्थूलता भले ही बढ़ जाए, पर मौलिक जीवनी शक्ति में घटोतरी ही होती चलती है। मासिक धर्म के हिसाब से प्रकृति निचोड़ती है। स्तनपान के हिसाब से बच्चे उन्हें चूसते हैं। गर्भ में उन्हीं का मांस रक्त कटकर नया लोथड़ा बनता है। प्रसव पीड़ा को तो किसी भयंकर मेजर ऑपरेशन के समतुल्य ही समझा जाना चाहिए, जिसमें जब तक अनी नहीं टल जाती जननी को शूली पर चढ़े रहना पड़ता है। इन विपत्तियों में से मात्र मासिक धर्म ही एक प्रकृति प्रदत्त है। शेष सभी तो विवाह के उपहार हैं, जिनके ऊपर नारी शरीर की तिल तिल करके बलि चढ़ती रहती है। उस अग्नि परीक्षा में लड़की को वयस्क होने से पहले ही गुड़ियों से खेलने की उम्र में ही झोंक देना परिणाम की दृष्टि से विशुद्ध अत्याचार है। लोकाचार की दृष्टि से उसे कुछ भी क्यों न कहा जाए। यदि अभिभावक उतनी उतावली न बरते और लड़की को कूड़ा करकट समझकर किसी दूसरे के घर में फेंक देने की निष्ठुरता न बरते, तो यह हो सकता है कि लड़कों की तरह लड़कियां भी किशोरावस्था को माता पिता के घर रहकर ही पूरी कर ले। इस अवधि में पति की चरणदासी, ससुराल की बेगारिन बनने की अपेक्षा यदि उस विकास के लिए नियत निर्धारित अवधि को स्वास्थ्य संपादन, शिक्षा संचय, व्यक्तित्व को प्रतिभावान बनाने में लगने दिया जाए तो इससे कोई गाज नहीं टूट पड़ेगी। विवाह में जो पैसा खर्चा गया था उसे यदि बैंक में जमा कर दिया जाए, व्यापार में लगा दिया जाए, तो उसके ब्याज मुनाफे से ही इतना मिलता रह सकता है कि लड़की पितृगृह में रहकर ही अपने भविष्य की दृढ़ता और सुनिश्चितता का संचय करती रहे। मनुष्य शरीर के साथ यदि मनुष्य हृदय भी मिला हो तो बच्चे बच्चे के बीच अंतर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही वह लड़की हो या लड़का। सृष्टि क्रम के दोनों ही अविभाज्य अंग हैं, दोनों का ही समान महत्व है। सच पूछा जाए तो लड़की की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व लड़कों से कहीं अधिक बढ़कर है। वह जननी है, उसी के अनुग्रह और बलिदान से मानवीय वंश चल रहा है। यदि वह अपने अनुग्रह की मुट्ठी सिकोड़ ले तो जीवित पीढ़ी का 100 वर्ष से भी कम समय में उजाड़ हो जाएगा। धर्मपत्नी के रूप में वही घर बसाती है। यदि वह किसी की चरणदासी या बेगारिन बनने से इनकार कर दे और स्वावलंबी स्वतंत्र जीवन जीने का निश्चय कर ले तो समझना चाहिए कि परिवार नाम की धरती पर स्वर्ग का आनंद देने वाली संस्था के बनने बसने का कोई आधार न रहेगा। घर के चलते फिरते खिलौने में लड़के तो नटखट भी पाए जाते हैं, पर लड़कियां तो मृदुलता की मूर्तिमान प्रतिमा होती हैं। बहन भाई का प्यार अपने ढंग की अनोखी पवित्रता और घनिष्ठता लिए हुए होता है। इन विशेषताओं के कारण दार्शनिकों और भाव विश्लेषकों ने नारी को गृह देवी की उपमा दी है। यह वह स्वर्ग की अप्सराओं से, वन देवियों से, किन्नरियों और यक्षिणियों से किसी प्रकार कम नहीं है। पुरुष पराक्रम की दृष्टि से अपने आप को बढ़ चढ़कर इसलिए बड़ा कह सकता है कि नारी ने
प्रजनन का कठोर कर्तव्य अपने कंधों पर लेकर शारीरिक दृष्टि से दुर्बलता ओढ़ने की स्वीकृति दे दी है। इसी उदारता को विवशता मानकर पुरुष का दर्प फूलता है। यदि नारी उस विवशता को अस्वीकृत कर दे तो वह किसी भी दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं हो सकती। उसे पति परमेश्वर कहलाने का, अन्नदाता बनने की, डींग हाँकने की कहीं कोई गुंजाइश न रहेगी। इसे विडंबना ही कहना चाहिए कि लड़कियों को कूड़ा कचरा और लड़कों को हीरा मोती समझा जाता है। हर व्यवहार में उनके बीच अंतर रखा जाता है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि में लड़की के लिए निरंतर कटौती होती रहती है और लड़के के ऊपर उदारता के मणिमुक्तक बरसाए जाते रहते हैं। लड़के से आशा की जाती है कि वह वंश चलाएगा, परलोक में पिंडदान पहुंचाएगा, बुढ़ापे में सहारा देने वाली लकड़ी बनेगा। ये सभी बातें अनगढ़ कल्पनाएं मात्र हैं। लड़का जो प्राप्त करता है उसका 100वां अंश भी नहीं लौटाता, जबकि लड़की श्रद्धा और सद्भावना तो बनाए ही रहती है। उसे यदि पुत्र मानकर चला जाए तो जो आशाएं लड़के से की गई थी उन्हें वह कहीं अच्छी तरह पूरा कर सकती हैं। बाल विवाह में लड़की की अवज्ञा के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। जिस दिन समता का प्रकाश होगा उस दिन इस अंधकार भरे प्रचलन का भी अस्तित्व न रहेगा।